नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त हमारे खास कार्यक्रम स्टेट मिरर हिंदी पर बने हुए हैं जसविंदर सिंह सोढ़ी जी सोढ़ी साहब। लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, रिटायर्ड भारतीय फौज के। सोढ़ी साहब, स्वागत है आपका। जय हिंद संजीव जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर। सोढ़ी साहब, 2025 जा रहा है और 2026 आ रहा है। भारत ने क्या क्या खोया और क्या पाया, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी हम आपसे बात करेंगे और सोढ़ी साहब बात करेंगे दुनिया ने 2025 में क्या खोया क्या पाया। आप एक फौजी हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, जियो पॉलिटिक्स के मास्टर हैं, विदेश नीति, कूटनीति, रक्षा, सैन्य, सबके आप समावेश हैं, सब आप में समाहित हैं। हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे अमेरिका, रूस, यूक्रेन, चीन, तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत। लेकिन हमारा देश सर्वप्रथम होगा कि भारत ने 2025 में वैश्विक स्तर पे सैन्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या पाया, क्या खोया। पहले हम भारत की बात करते हैं, पाने की बात करते हैं, खोने की बात करते हैं, उसके बाद 2026 बात करेंगे, फिलहाल 2025 की। स्वागत है जसविंदर सिंह सोढ़ी साहब। संजीव जी, आपने सही कहा कि हमेशा शुरुआत अच्छी बात सुनी चाहिए। भारत ने क्या क्या पाया 2025 में। भारत ने अपनी सैनिक शक्ति में इजाफा करके, चाहे आकाश एनजी मिसाइल हो, चाहे K4 बैलिस्टिक मिसाइल हो, इनका सफल परीक्षण करके भारत ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाया आज हम इतनी आधुनिक मिसाइलें तक हम बना पा रहे हैं। और इससे बड़ा, भारत ने जब पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में हराया, जो 88 घंटे चला था मई के महीने में इसी साल, ये मेरे मायने में ये सबसे बड़ी जीत थी। 2025 की सबसे बड़ा हमारा जो पाना था कि हमने पाकिस्तान को 88 घंटों में हम उसे घुटने पे ले आए और पूरी दुनिया को हमने दिखा दिया कि पाकिस्तान के साथ जब भी 1-to-1 लड़ाई होगी, पहले 4 बार की तरह इस बार भी, 5वीं बारी भी पाकिस्तान को भारत ने हराया। तो ये तो हुआ जो भारत ने पाया, एक बहुत बड़ी सैनिक जीत पाई। और दूसरा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया की सफलता जो मैंने अभी उसका विवरण किया। अब हम आते हैं भारत ने क्या खोया। संजीव जी, जब पिछले साल 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, तो बहुतों को लगा कि शायद ये 2-3 महीने के अंदर ये जो वहां सैलाब उठ रहा है ये खत्म हो जाएगा और बांग्लादेश फिर भारत के साथ उसी दोस्ती की राह पे आ जाएगा। ये जो 2-3 महीने पिछले साल जो ये चला, पिछले साल के अंत तक हमें लगा कि क्योंकि वहां तख्ता पलट हुआ है, तो जैसे ट्रेन एक पटरी से दूसरी पटरी पे जाती तो आवाज होती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर ट्रेन आराम से दूसरी पटरी पे भी चलती है। लेकिन ये हुआ नहीं। 2025 में जो हमने सबसे बड़ी चीज खोई वो ये था कि अब हमें यकीन हो गया कि बांग्लादेश कभी भी हमारा पहले की तरह मित्र नहीं बनेगा। बल्कि 2025 में जो बातें हुई, बांग्लादेश की जो जमीन से बातें उठ के आई, एक बात साफ स्पष्ट हो गई कि बेशक बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह हमारा दुश्मन देश ना हो, लेकिन अब वो दोस्त कभी नहीं रहेगा। यानी कि इसका अगर सैनिक भाषा में इसका मैं ट्रांसलेट करूं, तो 2025 में हमें यकीन हो गया कि हमें 3.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना होगा। 3 दिन पहले 23 दिसंबर को अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने अपनी संसद को, कांग्रेस को, चाइना पे एक रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि चीन के जो 3 इमीडिएट सैनिक लक्ष्य हैं वो है ताइवान, साउथ चाइना सी के द्वीप और भारत का अरुणाचल प्रदेश। हमें याद होगा 8 जून 2017 को जनरल बिपिन रावत, जो तब भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष थे, बाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, उन्होंने कहा था कि भारत को 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना होगा, यानी चीन, पाकिस्तान और आधा फ्रंट हमारे देश के अंदर।
तब बांग्लादेश पूरी तरह से भारत के साथ एक मित्र के तौर पे खड़ा था, लेकिन सब कुछ बदल गया पिछले साल अगस्त के बाद। तो जो एक सबसे बड़ा लेसन जो हमने सीखा कि अब भारत को 3.5 फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरह तैयार होना होगा। बेशक बांग्लादेश सैनिक तौर पे मोर्चा खोले ना खोले भारत के खिलाफ, लेकिन ऑपरेशन प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, जो हम पिछले साल अगस्त तक नहीं करते थे। चाहे भूटान के खिलाफ हो या बांग्लादेश के खिलाफ हो, हमें यकीन था ये हमारे अटूट मित्र दोस्त है। तो ये मेरी राय में क्या हमने पाया, ऑपरेशन सिंदूर में भारी सैनिक जीत, आत्मनिर्भर भारत में भारी सफलता, और क्या हमने खोया एक 3.5 फ्रंट के लिए जो हमें तैयार होना पड़ रहा है। यानी बांग्लादेश जो एक अटूट दोस्त था, वो अब मित्र कभी नहीं हो सकता। लेकिन जसविंदर सिंह सोडी साहब, इस 2025 में ही तुर्की का असली और खतरनाक डरावना चेहरा भी भारत के सामने आ गया और दौरान ऑपरेशन सिंदूर। आप इस बात से क्या मेरी सहमत हैं? ये वो तुर्की है जिसके लिए भारत भर भर के भेजता है। देखिए, तुर्की से तो कभी हमें कोई दोस्ती की आशा होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि तुर्की उन गिने चुने इस्लामिक देशों में से है जो शुरू से पाकिस्तान का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे यानी भारत के खिलाफ तुर्की हमेशा रहा है। तो हमने अगर तुर्की में जब भूकंप आया पिछले साल, हमने अपनी सेना भेजी उनकी मदद के लिए, वो सारी बातें अलग है। लेकिन अंदर से तो तुर्की कभी भारत का मित्र था ही नहीं। तो तुर्की का पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में समर्थन करना कोई मेरे को व्यक्तिगत तौर पे कोई इतने अचंभे की बात नहीं लगी। चीन की क्या स्थिति आप कहेंगे इस 2025 में? भारत और चीन के जो संबंध हैं, उतार चढ़ाव वाले रहे, या मोदी जी का चीन में जाना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वहां समझौते पे हस्ताक्षर मना कर देना, ये सब उथल पुथल वाली चीजें आप क्या किस नजर से देखते हैं, एक पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल होने के नाते भारत के? संजीव जी, देखिए, चीन के साथ जो भी इस साल हुआ जिसका आपने विवरण किया, उससे ओवरऑल चीन के सैनिक लक्ष्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बेशक खुश हों कि चीन के साथ हमारे संबंध ठीक ठाक रहे, एलएसी भी कोई तनाव नहीं हुआ, लेकिन ये सारा एक टेम्परेरी फेज है। टेम्परेरी फेज क्यों है? कि चीन जब ताइवान पे 2027 के अंत में हमला करेगा, जो कि अब अमेरिका की रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में साफ लिखा है, चीन नहीं चाहेगा कि उसे दूसरे फ्रंट या टू फ्रंट पे लड़ना पड़े भारत के खिलाफ, उसके वेस्टर्न फ्रंट पे। क्योंकि आधुनिक युद्ध में कोई भी देश टू फ्रंट वॉर नहीं जीता है। और इसका एक बड़ा अच्छा लेख लिखा है जनरल मनोज नरावने ने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं। उन्होंने द प्रिंट में 29 जुलाई 2023 को लेख लिखा है। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, समय मिले वो लेख जरूर पढ़ें, जहां उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि आधुनिक समय में कोई भी देश टू फ्रंट वॉर नहीं जीता है। तो चीन के लिए जो पहला सैनिक लक्ष्य है वो है ताइवान। और जैसे मैंने कहा कि वो ये चीज नहीं अफोर्ड कर सकता कि उसे टू फ्रंट वॉर पे लड़ना पड़े। तो ये भारत के साथ ये जो मित्रता है, ये एक टेम्परेरी फेज है। और ये हमें टेम्परेरी फेज समझ के हमें अपनी सैनिक तैयारी में और इजाफा करना चाहिए। और इसका ऐसा खुलासा ये अमेरिका की रिपोर्ट में भी लिखा है कि ये जो चीन और भारत की दोस्ती है, ये टेम्परेरी है, जो मैं कई बार आपके शो पे पहले भी कहता हूं, अब ये अमेरिका ने भी बोल दिया है। तो हमें ये चीन के साथ ये जो टेम्परेरी दोस्ती है, ये हमें ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं, क्योंकि ये ज्यादा सालों तक नहीं चलेगी। जिस दिन चीन ने ताइवान पे कब्जा कर लिया, उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से चीन का रुख भारत की तरफ और कड़वा होना शुरू हो जाए। लेफ्टिनेंट कर्नल जसविंदर सिंह सोडी साहब, एक चीज और आ रही है, सवाल आ रहा है जहन में जब आपने बात की है चीन ताइवान पे हमला करेगा और ताइवान को वो 2027 में लेने की अपने में मिलाने की कोशिश करेगा, विलय करने की। ऐसे में भारत कहाँ खड़ा होगा जब ताइवान तो भारत का दोस्त है? संजीव जी, मैंने पिछले साल किताब लिखी थी चाइना वॉर क्लाउड्स, और मैंने अभी कुछ महीने पहले लेख भी लिखा है। और दोनों में मैंने ये बोला है कि चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए अमेरिका तो बीच में आएगा नहीं, रूस तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो बचे ताइवान और भारत, जो दो इमीडिएट देश हैं जिनके ऊपर चीन के ये हमले होने हैं।
तो बहुत जरूरी हो जाता है, मैंने लिखा है कि ताइवान, भारत और जो बाकी साउथ चाइना सी के लिटरल देश हैं, यानी जो समुंदर के ऊपर है, फिलीपींस हो, जापान हो, दक्षिण कोरिया हो, इन सबको मिलकर एक सैनिक गठन बनाना चाहिए। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब देशों ने सैनिक संगठन बनाया है, दूसरे देशों ने हमला करने से पहले 100 बारी सोचा है। आज अगर हम ये सैनिक संगठन बनाते हैं, ये चीन को तिल मिला देगा। हमें याद होगा जब क्वाड बना था, तो चीन ने कहा था कि ये एशियन नाटो है, जबकि क्वाड एक सैनिक संगठन नहीं था। क्वाड एक आर्थिक संगठन था, और उससे ही चीन तिलमिला गया था। अगर आदमी तिलमिलाता नहीं है तो वो कुछ बयान भी नहीं देता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके शो सफल होते हैं, आप और प्रसिद्ध होते हैं, मेरे को अगर आपसे जलन नहीं है, तो मैं आपके खिलाफ कोई बयान दूंगा ही नहीं। मैं तो आपकी प्रशंसा करूंगा। लेकिन मेरे अगर जहन में आपके खिलाफ नफरत है, और मैं देख रहा हूं कि आप प्रसिद्ध हो रहे हैं, तो मैं आपके खिलाफ बयान दूंगा। यानी कहने का मतलब है, अगर क्वाड से चीन को कोई डर नहीं था, तो वो बयान क्यों देता, तिलमिलाता क्यों? अगर एक आर्थिक संगठन से चीन तिलमिला गया, आप सोचिए जब सैनिक संगठन बनेगा तो चीन के लिए कितनी दिक्कतें आ जाएंगी। तो चीन को रोकने के लिए मैंने जो किताब में भी लिखा, लेख में और कई शोध में भी कहता हूं, हमें ना अमेरिका से ना रूस से कोई अपेक्षा होनी चाहिए, ना ही आशा होनी चाहिए। हमें एक सैनिक संगठन बनाना चाहिए ताइवान, भारत और बाकी लिटरल देशों में। अब आपके मैं मूल प्रश्न पे आता हूं, भारत क्या करेगा? देखिए, अगर सैनिक संगठन नहीं होगा भारत और ताइवान के बीच, भारत कुछ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भारत? भारत इसलिए नहीं करेगा क्योंकि भारत को जब ताइवान पे हमला हो जाएगा, तब भारत को पता है अगला नंबर भारत का है। क्योंकि बीच में जो एक साउथ चाइना सी के द्वीप है, जिसमें स्पार्टले आइलैंड्स आता है, वो चीन के लिए कोई बड़ा सैनिक चुनौती नहीं है। क्योंकि स्पार्टले आइलैंड पे तो कोई सेना किसी देश की है ही नहीं, वो तो चीन ने बस भेजना है और अपने सैनिक बिठा देने हैं। तो वो तो कोई बड़ी सैनिक झड़प है नहीं। जब अमेरिका ताइवान की सैनिक मदद के लिए नहीं आएगा, जहां पे इतने करोड़ों लोग रहते हैं और जहां पे अमेरिका के इतने इंटरेस्ट है सेमीकंडक्टर के तौर पे, तो अमेरिका स्पार्टले आइलैंड्स को बचाने क्यों आएगा जब वहां पे कोई आदमी नहीं रहता है? तो ताइवान के बाद अगला बड़ा सैनिक लक्ष्य भारत होगा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसलिए मैं बार बार कहता आया हूं कि ये सैनिक संगठन बनाना जरूरी है, अन्यथा जब ताइवान पे हमला होगा भारत कुछ नहीं करेगा। और अगर चीन ताइवान पे विलय करने में सफल हो गया, फिर जब भारत पे हमला होगा, ताइवान तो वैसे ही नहीं हमारी कुछ मदद कर सकता है, क्योंकि वो तो तब चीन का हिस्सा बन चुका होगा। तो ये सैनिक संगठन होना बहुत जरूरी है। इस वक्त जो स्टेटमेंट हिंदी से जुड़े हुए मैं बताना चाहूंगा, हमारे साथ खास मेहमान हैं जसिंदर सिंह सोढ़ी, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड भारतीय फौज के, और मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान। हम लोग बात कर रहे हैं खास तौर से साल 2025 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति, कूटनीति, सामरिक नीति से, सैन्य रक्षा सुरक्षा के हैसियत से, या उस नज़र से क्या पाया क्या खोया। और इसके बाद बात करेंगे सोढ़ी साहब से कि 2026 में भारत क्या पाने की ओर बढ़ रहा है, क्या नफा नुकसान होंगे। फिलहाल जो दर्शक जुड़े हैं अभी स्टेटमेंट से, मैं उनसे बेबाकी से कहूंगा कि वो अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में लिखें, जो लगती है संतुलित भाषा में लिखें। आपके कमेंट्स हवा में नहीं उड़ा दिए जाते हैं। हम सर व्यूज और टीआरपी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि आप अपने मन की बात लिखिए, तो हम और सोडी साहब आगे आपके उन कमेंट्स को पढ़ के उन पे भी उस तरीके के प्रोग्राम्स आपके बीच में ला सकें। क्यों? आपके आप भी भारतवासी हैं और आपके दिल में भी भारत की सुरक्षा को लेके बहुत सारी जानकारियां, सवाल होंगे जहन में। बेबाकी से लिखें। सोडी साहब, आप बार बार कह रहे हैं कि हमें एक सैन्य संगठन बनाना चाहिए। उस सैन्य संगठन में कौन कौन से देश होने चाहिए भारत के साथ? देखिए, ये सैनिक संगठन में भारत, ताइवान, फिलीपींस, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे देश होने चाहिए, क्योंकि ये सारे देश चीन के विस्तारवाद से डायरेक्टली अफेक्टेड है। अगर ताइवान विलय हो गया, अगला नंबर साउथ चाइना सी में स्पार्टले आइलैंड्स का है। स्पार्टले आइलैंड्स पे बाकी जितने ये देश हैं, मलेशिया, फिलीपींस, इन सब के अपने आर्थिक इंटरेस्ट हैं। अगर वो भी विलय हो गया, अगला नंबर भारत। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो जनरल नरावने का लेख है,
टू फ्रंट वॉर कोई भी देश आधुनिक युद्ध में नहीं जीता है। आज ये सैनिक संगठन बन जाता है तो चीन को एक क्लियर संदेश जाएगा, अगर उसने किसी भी इन देशों में से हमला किया तो इस पे ये सारे देश मिलके वार करेंगे, और ये चीन कभी नहीं चाहेगा। मैंने 31 अगस्त को इसी साल एक लेख लिखा था जिसमें मैंने लिखा था कि ये अमेरिका, रूस और चीन ने अनौपचारिक तौर पे एक संगठन बना लिया जिसका नाम है G3, यानी ग्रुप ऑफ थ्री। और ये तीनों महाशक्तियां एक दूसरे के इलाके में दखल अंदाजी नहीं करेंगी। और जो बात मैंने 31 अगस्त को लेख में लिखी थी, वो बात 4 दिसंबर को इस साल सही साबित हुई, जब अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 को सार्वजनिक किया गया। उसमें साफ शब्दों में लिखा गया कि रूस और चीन अमेरिका के दुश्मन नहीं हैं, इन तीनों के अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हैं। वही बात जो मैंने 5 महीने पहले 31 अगस्त को लेख में लिखी थी। यानी हमें किसी भी महाशक्ति से कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, चाहे अमेरिका हो, रूस हो। और इसीलिए ये सैनिक संगठन होना इन देशों के बीच में बहुत जरूरी। जसविंदर सिंह सोढ़ी साहब अभी तक हमसे स्टेटमेंट से बात कर रहे थे कि भारत ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सैन्य सुरक्षा, सामरिक, कूटनीति, विदेश नीति के स्तर पे क्या पाया, क्या खोया, ऑपरेशन सिंदूर ने क्या दिया, पहलगाम ने क्या जख्म दिए, और पाकिस्तान को किस तरीके से नाकों चने चबा दिया, रगड़ दिया उसको रख के, एक तरीके से कहेंगे 88 घंटे के ऑपरेशन सिंदूर में। काम तो पाकिस्तान का आधे घंटे में ही हो गया था 6-7 मई 2025 की रात को, लेकिन बाकी बची कसर पूरी कर दी थी, जिसमें कि अमेरिका और उसके पापा ट्रंप भी हिल गए थे। उनका भी दिमाग जो है हिल चुका था उस वक्त।